हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मदन परिहार। तो आज हम C# ASP.NET के अंदर वेब एपीआई का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम गेट एपीआई, पुट एपीआई और पोस्ट एपीआई का यूज़ करेंगे। तो चलिए एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन है हमें वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे कर देता हूँ ओके। फिर यहाँ से वेब एपीआई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। वेब एपीआई को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास MVC का भी ऑप्शन आ जाएगा और वेब एपीआई का भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद कर देते हैं ओके। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद अब सबसे पहले मैं बनाऊंगा टेबल्स, क्योंकि हमें हमारे प्रोजेक्ट को इन टेबल्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, तो आ जाते हैं SSMS की तरफ। SSMS के इस SSMS में आने के बाद हमें सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करना है, जो कि आप ऐसे यहाँ पे राइट क्लिक कर न्यू डेटाबेस कर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, और उसके अंदर मैंने ये SAM3 नाम का डेटाबेस बनाया है। उसके अंदर मैंने टेबल्स में एक क्लास टेबल बनाया है, एक कोर्स टेबल बनाया है और एक स्टूडेंट टेबल बनाया है। ठीक है, तो मैं तीनों को आपको व्यू करवा देता हूँ। क्लास टेबल के अंदर मैंने क्लासेस रखी है SAM1 SAM3। इसमें सिर्फ दो ही फील्ड ली है, एक क्लास आईडी है और एक क्लास नेम है। आपको क्लास में SSS लेना है, क्योंकि क्लास एक SS के साथ क्लास एक रिजर्व कीवर्ड होता है हर लैंग्वेज के अंदर, इसलिए हमें हमेशा SSS लेना है। और नेम के अंदर भी मैंने CL को कैपिटल रखा है और ASSS लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हम कोर्स टेबल को व्यू कर लेते हैं। कोर्स टेबल के अंदर मैंने दो फील्ड ली है, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, जिसमें कि ये कोर्सेस मैंने इनपुटेड रखे हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट टेबल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक कर सिलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो इसमें मैंने ली है फील्ड लाइक रोल नंबर, नेम, कोर्स, क्लास, ईमेल, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। इतने फील्ड्स मैंने लिए हैं और दो रिकॉर्ड मैंने पहले से इंसर्ट करके रखे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे टेबल का कुछ स्कीमा। फिर उसके बाद आ जाते हैं फिर से हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। प्रोजेक्ट में आने के बाद हमें सबसे पहले अपने एक एंटिटी मॉडल को क्रिएट करना रहता है। तो उसके लिए हमें मॉडल्स पर आना है, राइट क्लिक कर ऐड में जाकर ADO.NET एंटिटी मॉडल। अगर डायरेक्ट आपको ऑप्शन ना मिले तो आप न्यू आइटम पर क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ से आपको डेटा सिलेक्ट करना है और ADO.NET एंटिटी मॉडल। ठीक है, उसके बाद मॉडल का आप यहाँ से नाम दे सकते हो, मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ओके, ऐड। फिर उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क, इससे पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद न्यू कनेक्शन, यहाँ पर आपको अपने सर्वर का नाम लिखना है। तो मैं भी गेट कर लेता हूँ अपने सर्वर का नाम, ये आ गया। इसे कर लेता हूँ कॉपी और वापस यहाँ पर आकर कर लेता हूँ पेस्ट। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पर कर देता हूँ मैं SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। फिर अपना आईडी और अपना पासवर्ड रख देता हूँ। फिर उसके बाद सेव माई पासवर्ड। फिर मैं करूँगा यहाँ से अपने डेटाबेस को सिलेक्ट, जो कि है SAM3। ठीक है, इतना होते ही मैं टेस्ट कनेक्शन करूँगा और आप देख सकते हो टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। फिर मैं ओके प्रेस करूँगा और यहाँ पर भी ओके प्रेस करूँगा। इतना होते ही मेरा डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं येस सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारे एंटिटी मॉडल का नाम है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, मैं यही रहने दूंगा। नेक्स्ट। अब आपको यहाँ से आपके रिक्वायर्ड टेबल्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं पहला करूँगा क्लास, कोर्स और मेरा स्टूडेंट टेबल। तो ये तीन टेबल की मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। और फिर फाइनली क्लिक करूँगा फिनिश पर। फिनिश पर क्लिक करते ही मेरा एंटिटी मॉडल जनरेट होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, ये देख सकते हैं आपकी एंटिटी मॉडल मुझे दिखना शुरू हो चुका है। इतना होते ही मैं इसे कर दूंगा बिल्ड। सबसे पहला काम आपको यही करना है। और मैंने इन टेबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर कोई आपको रिलेशन शो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। उसके बाद आपका एंटिटी मॉडल तैयार हो चुका है, इसे भी मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मैं ऐड करूँगा कंट्रोलर। कंट्रोलर हमें जिस टेबल पर चेंजेस अप्लाई करने हो उस हिसाब से हमें कंट्रोलर को ऐड करना रहता है। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर ऐड कंट्रोलर। कंट्रोलर के अंदर पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लूँगा, MVC5 कंट्रोलर विथ व्यूज़ यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ये आपको स्कैफोल्डिंग के साथ, सारी मेथड्स के साथ आपको एक MVC5 का कंट्रोलर देगा। इसे कर लेता हूँ मैं ऐड। इसके बाद मैं अपनी मॉडल क्लास को सिलेक्ट कर लूँगा जो कि है स्टूडेंट, और यहाँ से मैं अपने एंटिटी मॉडल को सिलेक्ट कर लूँगा। इतना होते ही ये आपके कंट्रोलर का नाम है। आपको चाहते हो आप तो आप चेंजेस यहाँ पे कर सकते हो। नेम के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा, फिर कर दूंगा यहाँ पर ऐड। तो ये आपका कंट्रोलर स्कैफोल्डिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास एक कंट्रोलर आ चुका है कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स के साथ। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ पर करने हैं आपके ऑपरेशंस। तो मैं पहला ऑपरेशंस ये करूँगा कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊँगा, वो भी पोस्ट एपीआई के थ्रू, जिसमें कोर्स और क्लास जो है वो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन मेरा ये रहेगा। तो उसके लिए मुझे एपीआई के साथ वर्क करना रहेगा। तो एपीआई के साथ वर्क करने के लिए हमें एपीआई कंट्रोलर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें ऐड करवाना होगा। तो उसके लिए हम कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, फिर से ऐड, फिर कंट्रोलर। ठीक है, और उसके अंदर हमें सिलेक्ट करना है वेब एपीआई टू कंट्रोलर विथ एक्शंस यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, इसे कर लेता हूँ सिलेक्ट और फिर कर दूंगा ऐड। तो एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा जहाँ पर आपको मॉडल क्लास सिलेक्ट करनी होगी। मैं फिर से कर दूंगा अपनी स्टूडेंट मॉडल क्लास को सिलेक्ट, और यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट नेम में स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ स्टूडेंट्स 1 की जगह पर स्टूडेंट्स एपीआई कंट्रोलर। ठीक है, आप भी आपके हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो। मैं कर देता हूँ इसे ऐड, तो इसके फोल्डिंग शुरू हो जाएगी। तो इतना होते ही अब मेरी पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ड्रॉप डाउन बनाना है, जो कि कोर्स, दो ड्रॉप डाउन बनाने हैं कोर्स और क्लास को सिलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैं एक व्यू मॉडल क्लास बनाऊंगा। ठीक है, जो कि अपने मॉडल के अंदर होगी। तो उसके लिए मैं बना देता हूँ एक व्यू मॉडल क्लास। तो सिंपल एक ऐड और क्लास पर सिलेक्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पर से क्लास को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मैं नाम दे दूँगा स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, और इसे कर दूँगा मैं ऐड। ऐड होते ही आपके पास एक सिंपल सी शार्प की क्लास आ जाएगी जिसके अंदर लिंक क्यू वेब का सपोर्ट मिल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको MVC का भी सपोर्ट लेना है। तो कंट्रोल C, यहाँ पर जाकर इसे वापस पेस्ट कर यहाँ पर आपको ऐड करना है MVC। ये एक बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये आपको सबसे पहले परफॉर्म करना रहेगा। मैं क्या करूँगा, ये व्यू मॉडल के थ्रू ही सारे डेटा को इस कंट्रोलर के अंदर एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं बना देता हूँ अपने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट मॉडल का, जो कि है ये। इसके अंदर से मैं ये सारी चीज़ों को एक्सेस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट गेट और सेट। ठीक है, इतना होते ही फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे लिस्ट के फॉर्म में स्टूडेंट्स अगर चाहिए रहेंगे, सारे स्टूडेंट का डेटा अगर डेटाबेस से फैच करवाना होगा, तो मैं एक लिस्ट के फॉर्मेट में फैच कराऊंगा। तो वो उसको स्टोर करने के लिए भी एक
वेरिएबल मैं यहीं पे बनाऊंगा, यानी कि एक ऑब्जेक्ट लिस्ट का, पब्लिक लिस्ट स्टूडेंट, और उसका नाम मैं दे दूंगा स्टूड लिस्ट। ठीक है, इसे भी करूंगा गेट और सेट। ठीक है, इतना होते ही अब मैं बना दूंगा इसका कंस्ट्रक्टर, ताकि इसे मैं इनिशियलाइज कर सकूं इन वैल्यूज़ को। तो ये मैंने इतना काम अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इतना होते ही अभी हमें क्या करना है कि हमें ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू लेनी है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू लेने के लिए उससे हमें उस तरीके का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम ड्रॉप डाउन के लिए वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो मैं बनाऊंगा एक सिलेक्ट लिस्ट टाइप का एक वेरिएबल, जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा लेगा। उसकी टाइप होगी सिलेक्ट लिस्ट आइटम। कोर्स लिस्ट, इसे भी मैं कर दूंगा गेट सेट। और सेम ऐसा मैं एक क्लास के लिए भी वेरिएबल बनाऊंगा। ठीक है, ये सिलेक्ट लिस्ट आइटम यानी कि ये ड्रॉप डाउन के अंदर सिलेक्ट करने के लिए जो वैल्यूज़ होती है उस फॉर्मेट में डेटा लेगा, वो भी लिस्ट के अंदर स्टोर करेगा, और उसी को हम एक ड्रॉप डाउन को असाइन कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आते ही हमें एंटर एंटर प्रेस करना है और एक दूसरी क्लास बनानी है जो कि होगी हमारी लॉजिक मॉडल, जिसके अंदर हम इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को असाइन कराएंगे डेटाबेस में से फैच करके। ठीक है, तो स्टूडेंट लॉजिक मॉडल, ये मैंने क्यों बनाया है, इसका मतलब है कि हमें अगर डेटाबेस से कुछ भी चीज़ें फैच करनी होगी तो वो हमारे इस एंटिटी मॉडल के अंदर है। तो इस डीबी के थ्रू हम हमारी ये सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स क्लास, क्लासेस क्लास और हमारे स्टूडेंट क्लास। तो इन सारे मॉडल्स को एक्सेस करना होगा तो हमें इस सेम थ्री एंटिटीज़ के एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतना होते ही अब बना दूंगा मैं अपनी पहली मेथड, जो कि रिटर्न करेगी लिस्ट, वो भी सिलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप की, जो कि होंगे गेट कोर्सेस। ठीक है, इस मेथड के अंदर मैं रिटर्न करवाऊंगा db डॉट कोर्सेस डॉट सिलेक्ट। उसके अंदर मैं ले लूँगा सी डॉट कोर्स नेम। सॉरी, इधर ऐसा नहीं करना है, हमें सिलेक्ट लिस्ट आइटम का ऑब्जेक्ट लेना है, उसके अंदर मैं ले लूँगा सी टेक्स्ट इक्वल्स टू सी डॉट कोर्स नेम, कॉमा वैल्यू इक्वल्स टू सी डॉट कोर्स नेम डॉट टू लिस्ट। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं कोर्सेस नाम के टेबल में से वैल्यूज़ को सिलेक्ट करवा रहा हूँ, जो कि होनी चाहिए सिलेक्ट लिस्ट आइटम टाइप के, जो कि ड्रॉप डाउन में हम असाइन कर सकते हैं। तो इस सिलेक्ट लिस्ट आइटम में दो चीज़ें होती है, एक तो टेक्स्ट यानी कि जो ड्रॉप डाउन में हमें डिस्प्ले होगा, फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी वैल्यू जाके डेटाबेस में स्टोर होनी चाहिए वो इस वैल्यू के अंदर होती है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं कर लेता हूँ वैल्यू से असाइन, जो कि है कोर्स नाम की। अगर आपको ऐसा कहा गया हो कि जो ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यूज़ दिखनी चाहिए वो कोर्सेज़ के नाम हो, बट जब
यूज़र सेव करे उसे सिलेक्ट करके, तो उसकी आईडी जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर कोर्स नेम की जगह पर कोर्स आईडी कर सकते हो, बट मुझे ऐसा नहीं बोला गया है, मुझे सिंपली अपना कोर्स नेम ही अंदर इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पर कोर्स नेम ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इतना होते ही हम बना देंगे एक दूसरी सेम मेथड जो कि होगी क्लासेस के लिए। तो इससे कर देते हैं यूज़ यहाँ पर गेट कोर्सेस और गेट क्लासेस। ठीक है, इतना होते ही हम यहाँ पर अपने डेटाबेस का मेथड का नाम भी चेंज कर देंगे और यहाँ पर कोर्स नेम की जगह पर कर देंगे क्लास नेम। सिंपली इसे ही मैं कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पर फिर से कर दूंगा पेस्ट। तो ठीक है, ये हमारे क्लासेस के लिए हो गई मेथड और एक हमारे कोर्सेज के लिए मेथड हो गई रेडी। ठीक है, इतना होते ही हमें इन दोनों को अब बाइंड करना है, यानी कि कोर्स लिस्ट को कोर्सेज के साथ और क्लास लिस्ट को क्लासेस के साथ। तो इन दोनों को बाइंड करवाने का काम मैं करूँगा हमारे सिंपल कंट्रोलर के अंदर, जहाँ पर हम अपने क्रिएट मेथड को कॉल करवाएंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें स्टूडेंट का एक डेटा इंसर्ट करवाना है जिसके अंदर उसका कोर्स और उसकी क्लास एक ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो वही हम अभी यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। मैं इस मैसेज को हटा देता हूँ ताकि आपको सिंपल और क्लियर डिस्प्ले हो। तो यहाँ पर मुझे उसे एक्सेस करने के लिए, उन दोनों को बाइंड करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर मुझे अपना लॉजिक मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट लॉजिक मॉडल, उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ लॉजिक इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट लॉजिक मॉडल। ठीक है, ये उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। उतना होते ही अब हम आ जाएंगे हमारे क्रिएट मेथड की तरफ और ये यहाँ पर बनाएंगे स्टूडेंट व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट जो कि होगा SVM इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट व्यू मॉडल, और इसके में से हम एक्सेस करेंगे वैल्यूज़ जो कि यहाँ की कोर्स लिस्ट जो है स्टूडेंट व्यू मॉडल, यानी कि हमारा स्टूडेंट व्यू मॉडल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसके अंदर जो कोर्स लिस्ट है उसके अंदर हमें कोर्सेस को बाइंड करवाना है। तो कोर्स लिस्ट के अंदर इक्वल्स टू लॉजिक, यानी कि स्टूडेंट लॉजिक मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है डॉट गेट कोर्सेस। अगर ये पार्ट आपको समझ नहीं आया तो आप फिर से रिपीट करके देखना। सिंपली मैंने स्टूडेंट व्यू मॉडल के कोर्स लिस्ट को लॉजिक मॉडल के कोर्सेस मेथड के साथ बाइंड करवाया है। ठीक है, इसके बाद आएगा क्लास लिस्ट इक्वल्स टू लॉजिक डॉट गेट क्लासेस। ठीक है, इतना होते ही आपका बाइंडिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। बट हमें ये मॉडल फिर अभी भेजना होगा, तो हम भेज देंगे ये वाला मॉडल हमारे व्यू के अंदर। तो अब जाते हैं क्रिएट नाम के व्यू की तरफ। क्रिएट व्यू में आते ही आपको सबसे पहला काम करना है जो कि आपका मॉडल को चेंज करना है, क्योंकि हमने यहाँ से नॉर्मल स्टूडेंट मॉडल नहीं भेजा है, हमने यहाँ से स्टूडेंट व्यू मॉडल भेजा है SVM। तो हमें यहाँ पर उसे कर देना है इम्पोर्ट, तो ऐसे स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, तो हमारा स्टूडेंट व्यू मॉडल यहाँ पर आ चुका है। अब हम रोल नंबर और इन पर काम करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास मॉडल चेंज हो चुका है, तो हम डायरेक्ट रोल नंबर और उनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट मॉडल के अंदर हमें रोल नंबर या फिर वो सारी फील्ड्स नहीं दिख रही है। बट हमारे पास इस टेबल का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इन सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रोल नंबर वगैरह इस स्टूडेंट मॉडल के अंदर है स्टोर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट के अंदर आपको रोल नंबर दिख रहा है, नेम दिख रहा है, कोर्स क्लासेस सब दिख रही है। तो इस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर चेंजेस करूँगा अप्लाई, यहाँ पर कर दूँगा स्टूडेंट डॉट रोल नंबर। ठीक है, सिंपली इन चीज़ों को कर देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी, सब जगह चेंजेस अप्लाई करने पड़ेंगे।
ठीक है। तो सारे के अंदर मैंने अपने स्टूडेंट क्लास के थ्रू एक्सेस करवाया है। अब हमें क्या करना है कि हमारी कोर्सेस और क्लासेस को हमें ड्रॉप डाउन में से लेना है। तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम यहाँ पर करना है, डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा फॉर यहाँ पर इस केस में, क्योंकि हमें मॉडल के साथ वर्क करना है। इसे हम स्ट्रांगली टाइप क्लास कहेंगे, ठीक है, फॉर के साथ अगर यूज़ करेंगे तो। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको 2 कॉमा लगाने हैं, ठीक है, जिसमें पहले कॉमा के अंदर मैं डबल कोट के अंदर सिंपली लिख दूंगा COURSE। ये ऑप्शनल है, आप अगर ये पैरामीटर देना चाहो तो दे सकते हो, वरना नहीं भी देना चाहो तो नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। और दूसरा मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा लूँगा अपने कोर्स लिस्ट को, क्योंकि सारे कोर्सेज जो हमने यहाँ पर बाइंड करवाए थे कंट्रोलर के अंदर, उसको मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ ताकि ड्रॉप डाउन के अंदर वो हो जाए। इसमें दूसरे पैरामीटर का मतलब होता है कि ड्रॉप डाउन के अंदर क्या वैल्यू आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर नाम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही चेंजेस मैं अप्लाई कर देता हूँ। सबसे पहले एडिटर फॉर की जगह पर कर देते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर, यहाँ पर फिर से 2 कॉमा, पहला दूसरा, तो उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट क्लास, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉडल डॉट क्लास लिस्ट। इतना होते ही आपका काम लगभग पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ये नहीं आएगा, आपको ये हटा देना है। CSS अप्लाई करने के समय आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके बूटस्ट्रैप की मेथड है। इतना होते ही आपका काम कंप्लीट हो चुका है। आपके ड्रॉप डाउन के अंदर वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको चेक करना है तो आपको आ जाना है अपने कंट्रोलर के अंदर। हमें जाना है यहाँ से पहले अपने स्टार्ट मेथड के अंदर, वहाँ से आपको राउट कन्फिग में जाना है। यहाँ पर अपने कंट्रोलर को असाइन कर देना है, जो कि होगा स्टूडेंट्स कंट्रोलर। देख सकते हो आप अपने कंट्रोलर का नाम, कंट्रोलर पैरामीटर हमें नहीं लिखना है पीछे का, ठीक है, स्टूडेंट्स तक लिखना है। अब आ जाते हैं अपने कंट्रोलर के अंदर। हमेशा कंट्रोलर पर आकर ही रन करें। तो अब हमारा प्रोजेक्ट रन होने के लिए शुरू हो चुका है। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं चला जाता हूँ क्रिएट के ऊपर। क्रिएट के ऊपर जाकर आप देख सकते हो कि हमारे दोनों वैल्यूज़ बाइंड हो चुके हैं सक्सेसफुली, ठीक है। इतना होते ही आपका लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें बनानी है API, जो कि पोस्ट API होगी हमारे डेटा को इंसर्ट करवाने के लिए। तो इसके लिए वापस से मैं कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को क्लोज, और यहाँ पर से प्रोजेक्ट को रनिंग मोड से कर देता हूँ डिसेबल। तो अब हमारा प्रोजेक्ट रनिंग मोड से बंद हो चुका है। अब हमें बनाना है पोस्ट API। पोस्ट API यानी कि जब फॉर्म हम सबमिट करें तो वो फॉर्म सबमिट होने के बाद इधर हमारा पोस्ट API की तरफ जाना चाहिए। जो पोस्ट API है वो उस वैल्यूज़ को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएगी और हमें एक मैसेज देगी। तो उस पोस्ट API को बनाने से पहले हमें पोस्ट API को कॉल करवाना होता है। तो कॉल करवाने के लिए सबसे पहले हमारे गेट मेथड हमने बनाई थी, जो हमारे फॉर्म को कॉल करी थी। फिर फॉर्म को सबमिट करते ही वो पोस्ट फॉर्म के अंदर आती है। तो यहाँ पर हमें डेटा किस तरह का आने वाला है, जो कि स्टूडेंट व्यू मॉडल की तरह का आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट व्यू मॉडल SVM। क्यों? क्योंकि हमने इस क्रिएट मेथड के अंदर से स्टूडेंट व्यू मॉडल तरह का डेटा सबमिट करवाया है फॉर्म के थ्रू। तो अभी हमारे पास डेटा भी कैसा आएगा, स्टूडेंट व्यू मॉडल टाइप का डेटा आएगा। तो यहाँ पर मैंने उसका ऑब्जेक्ट बना लिया है। अगर डेटा ना आया हो, फॉर्म में कोई तकलीफ आ गई हो, तो हमें उन ड्रॉप डाउन को फिर से असाइन कर देना है उनके मेथड्स के साथ, जो कि होगी लॉजिक डॉट गेट क्लासेस और SVM डॉट कोर्स लिस्ट इक्वल्स टू लॉजिक डॉट गेट कोर्सेस, ठीक है। इतना होते ही हमारे वैल्यूज़ जो है वो असाइन हो जाएंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी हमने अपने API कंट्रोलर को कॉल करवाना रहता है यहाँ से। उसके लिए आपको सबसे पहले
ऊपर आना है, एक नेम स्पेस हमें यूज़ करना रहता है जिसका नाम होता है यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट HTTP। ठीक है, तो उतने होते ही आपका ये मेथड के अंदर आपकी HTTP रिक्वेस्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। आ जाते हैं फिर से क्रिएट नाम के पोस्ट API के तरफ। तो यहाँ पर आते ही मैं उसका ऑब्जेक्ट बना देता हूँ HTTP क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू HTTP क्लाइंट। ठीक है, और अभी मैं करूँगा इससे सब चीज़ों को एक्सेस। तो वेयर रिस्पॉन्स, ये क्लाइंट ऑब्जेक्ट की तरह का यूज़ कर ही आप अपने API को कॉल करवा सकते हो। ठीक है, इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट पोस्ट, क्योंकि हमें पोस्ट करवाना है तो पोस्ट API की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ से पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, पोस्ट एज जेसन एसिंग्स। ठीक है, आपको ये सब यूज़ नहीं करने हैं, पोस्ट एज जेसन एसिंग सिंपल से सिलेक्ट कर लेना है। उसमें सबसे 2 पैरामीटर आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें URL, जो हमारी URL होगी वो हमारे API, और दूसरा चीज़ कि हम क्या उसके रिक्वेस्ट के बॉडी के अंदर हम डेटा भेजने वाले हैं। तो हम भेजने वाले हैं SVM डॉट स्टूडेंट टाइप का डेटा, यानी कि स्टूडेंट मॉडल का डेटा हम भेजने वाले हैं। डॉट पीछे आ जाएगा रिजल्ट। इतना आपको कॉमनली लिखना ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप हम अपनी API को कॉल करवाएंगे। ठीक है, और फिर एक सिंपल लाइन ये भी लिख देनी है कि इफ़ res डॉट इज़ सक्सेस स्टेटस कोड, यानी कि हमारी API सक्सेसफुली रन कर रही हो तो इसके अंदर आना है। ठीक है, तो इतना आपको पहले क्रिएट कर देना है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने API कंट्रोलर की तरफ। ठीक है, तो API कंट्रोलर के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर सबसे पहला काम करना है कि आपको एक क्रिएट API क्रिएट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एंटर मारकर नीचे आ जाना है, और उसके बाद हमें लिखना है पब्लिक HTTP एक्शन रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्रिएट, जो कि हमारी API होगी। इतना होते ही ये API हमने एक क्रिएट कर ली है, क्रिएट नाम की। पर ये API कब कॉल होनी चाहिए? जब URL में ये राउट आए, यानी कि ये मिडलवेयर टाइप हम बना रहे हैं। इसे मिडलवेयर नहीं कह सकते, इसे एक राउट कह सकते हैं कि अगर ये राउट आए तो ये API कॉल होगी। तो उसके लिए यहाँ पर राउट डिफाइन कर देता हूँ। मैं करूँगा API/, ये API क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट के अंदर जो वेब API की जो कॉन्फ़िग फाइल होती है इसके अंदर जाना है। आप देख सकते हो API कैसे हैंडल होती है, API/, फिर हमारे कंट्रोलर का नाम, और फिर हमारे एक्शन का नाम होता है, और फिर अगर हमें कोई ID साथ में पास करनी है तो वो ऑप्शनल है। ठीक है, तो उसी सिंटेक्स को हम फॉलो करते हुए यहाँ पर पहले लिखेंगे API/ हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, स्टूडेंट्स API, और कंट्रोलर हमें नहीं लिखना है। उसके बाद हमारी क्रिएट मेथड का नाम। ठीक है, इतना होते ही हमारी ये वाली API का राउट क्रिएट हो जाएगा। और API कौन से तरीके की होने वाली है, तो API होने वाली है पोस्ट API। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ HTTP पोस्ट। ठीक है, तो ये हमारी पोस्ट API क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर, इस API के अंदर किस तरह का डेटा आने वाला है, जो कि स्टूडेंट टाइप का डेटा आने वाला है। हमने यहाँ पर कॉल करवाई थी तो हमने सेंड किया था स्टूडेंट डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बना देते हैं ऑब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट टाइप के डेटा का, स्टूडेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ स्टूडेंट इक्वल्स टू नल हो तो रिटर्न नॉट फाउंड। ठीक है, यानी कि नॉट फाउंड वाली एरर हमें देगा अगर स्टूडेंट हमें नहीं मिला है तो। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर लिख देंगे DB, यानी कि हमारे डेटाबेस, यानी कि हमारे SAM3 एंटिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स नाम का जो मॉडल है, जो कि है ये, उसके अंदर डॉट ऐड करवा देंगे ये स्टूडेंट को। ठीक है,
इसे कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। अगर हमारा डेटा वैलिड होगा तो वो जाकर हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड हो जाएगा। db डॉट सेव चेंजेस कर दूंगा और उसके बाद रिटर्न ओके। ठीक है, ओके यानी कि सक्सेस 200 सक्सेस कोड मिलेगा वहाँ पे क्लाइंट साइड पर। ठीक है, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे ही हमारे नॉर्मल कंट्रोलर से जब भी एक फॉर्म क्रिएट होगा या फिर जब फॉर्म डिस्प्ले होगा उसके अंदर फिर कोर्सेस वोर्सेस सिलेक्ट करके जब भी स्टूडेंट के इंसर्ट करने के लिए आप पोस्ट का जब बटन दबाओगे सबमिट का, तो ये पोस्ट वाली एपीआई कॉल होगी, पोस्ट वाला कंट्रोलर कॉल होगा। पोस्ट वाले कंट्रोलर के अंदर अगर डेटा वैलिड वगैरह नहीं होगा तो फिर से कोर्स लिस्ट और क्लास लिस्ट को मैंने यहाँ पर असाइन किया है। उसके बाद अगर सब कुछ अगर करेक्ट होगा तो मैंने HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। उसके बाद उसको मैंने यहाँ पर पोस्ट मेथड से कॉल करवाया है और उसके अंदर पहली चीज़ हमें URL पास करनी रहती है और दूसरा हम कैसा डेटा भेज रहे हैं। हम हमेशा पोस्ट एपीआई के साथ दो चीज़ें भेजते ही है, एक तो हमारा जो URL होगा वो, और ये जो डेटा जो होता है वो हमेशा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो हम उसे यहाँ पर फिर इस एपीआई को कॉल करवा रहे हैं तो इस एपीआई की तरफ आते हैं। इस एपीआई के अंदर हमने पहला तो हमारी ये राउट हो गया, ये हमारी एपीआई है, और दूसरा जो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो डेटा भेजा था वो ये रहा, वो हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। अगर ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का डेटा जो है वो अगर नल होगा तो नॉट फाउंड वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा अपने क्लाइंट साइड की तरफ। नहीं तो डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू को हम ऐड करेंगे और सेव चेंजेस करके सक्सेस कोड क्लाइंट साइड पर भेजेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारी एपीआई वर्क कर रही है। तो आ जाते हैं हमारे क्लाइंट साइड पर। क्लाइंट साइड पर आते ही हमें जो पहला काम करना है वो है कि हमें यहाँ पर रिटर्न रीडायरेक्ट हो जाना है अपने एक्शन की तरफ, जो कि होगा हमारा इंडेक्स। यानी कि जब डेटा अगर सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाए तो फिर हमें सीधा का सीधा अपने इंडेक्स नाम के एक्शन को कॉल करवा देना है, यानी कि ये इंडेक्स वाला, जहाँ से हमें डेटा सारे डिस्प्ले होंगे। ठीक है, अगर कुछ भी तकलीफ आती है इंसर्शन के समय तो हमें फिर से हमारे SVM नाम के मॉडल को कॉल करवा देना है। ठीक है, तो इतना होते ही हमारा क्रिएट का एपीआई वर्क कर जाएगा। देखते हैं इसे रन करवा कर एक बार। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं डाल दूँगा जैसे कि मैंने लास्ट वैल्यू कौन सी है 2 है रोल नंबर की, तो मैं इसके बाद वाली वैल्यूज़ डालूँगा। यहाँ पर डाल देता हूँ 3, यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ मैं MCA, यहाँ पर कर देता हूँ SEM3 सिलेक्ट। यहाँ पर मैं डाल दूँगा एक वैल्यू, यहाँ पर डालूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर मैं डाल दूँगा 2022, कोई भी एक डेट डाली है, और यहाँ पर मैं क्रिएट पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही ओके, एक सिंपल एरर। अच्छा हाँ, अब एक स्टेप भूल ही गए थे, हमने अपने एपीआई को यहाँ पर रखा ही नहीं था। तो वापस आ जाते हैं अपने URL ब्राउज़र के अंदर। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे कॉपी कर देना है और फिर से अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसे रनिंग स्टेज से बंद करते हैं। यहाँ पर आकर हमें अपनी एपीआई को रखना है। यहाँ ध्यान रखिएगा HTTP ही रखना, HTTPS मत रखना। ठीक है, इतना होते ही, और सबके अंदर
ये पोर्ट हमेशा अलग अलग आता है, तो इसलिए आपको मैंडेटरी कॉपी करना होगा। अब इतना पार्ट तो आपको रखना है। उसके बाद आपको अपने API के तरफ आ जाना है और यहाँ से इतने से लेकर इतना फिर से कॉपी कर लेना है और फिर से यहाँ पर कर देते हैं हम इंसर्ट। तो ये हो गई आपकी API कॉल यहाँ से परफेक्टली। ठीक है, ये हमने एक भूल की थी जो कि हमें अभी पता चल गई है। अभी हम इसे फिर से रन करते हैं। फिर से जाते हैं क्रिएट की तरफ। यहाँ पर रख देते हैं 3, यहाँ पर रख देते हैं सौरव ने जो प्रीवियस वैल्यूज़ रखी थी वो MCA कोर्स SAM3 और डेटा को कर देता हूँ मैं इंसर्ट। तो आप देख सकते हो कि हमारी API कॉल हुई थी और हमें हमारा डेटा यहाँ पर इंसर्ट होकर मिल चुका है। तो इसी तरीके से हमने पोस्ट API देख ली है। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट API की तरफ जो कि होगी एडिट वाली API यानी कि पुट API। ठीक है, तो पुट API की तरफ बढ़ते हैं। तो पुट API के लिए आ जाते हैं एडिट की तरफ। एडिट में आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ प्रीबिल्टी मिल जाएगी। आपको कुछ चेंजेस ज़्यादा करने नहीं है। आपको सब कुछ यहाँ पर एडिट के फॉर्म के लिए तो सब कुछ हमें सेम ही रखना है। बट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को ही अपडेट करने के लिए यहाँ पर करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहता हूँ सिर्फ ईमेल, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो उन चीज़ों को अपडेट करने के लिए मैंने पहले अपने एडिट फॉर्म को कॉल करवाया है। तो हमें सिर्फ 3 ही चीज़ों को अपडेट करवाना है। तो उसके लिए अपने व्यू के अंदर भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आ जाते हैं हमारे एडिट नाम के व्यू के अंदर। मुझे यहाँ पर नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये हिडन फील्ड रोल नंबर वाली चेंज मत करना, नहीं तो आपका फॉर्म अपडेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसे कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी किस आईडी पर चेंजेस करना है। कोर्स भी नहीं चाहिए, क्लास भी नहीं चाहिए, हमें ईमेल को चेंज करवाना है। ठीक है, तो ईमेल को चेंज करवाने के लिए ईमेल को रखना है, मोबाइल नंबर को रखना है और डेट ऑफ बर्थ को रखना है। और यहाँ पर बटन की वैल्यू में मैं कर देता हूँ एडिट। ठीक है, तो इतना होते ही आपका एडिट का फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस अपने कंट्रोलर के अंदर आते हैं। वो सबमिट होते ही पोस्ट वाली मेथड कॉल होगी, पोस्ट नहीं पुट वाली मेथड। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर आ गए, यानी कि पोस्ट वाली मेथड कॉल होगी और उससे फिर अपने पुट API को हम कॉल करेंगे। सॉरी फॉर दैट। ओके, इस चीज़ों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। हमें सिर्फ इतना ही पार्ट रखना है यहाँ पर, तो इतना ही पार्ट रखना है हमें। उसके बाद इन सब चीज़ों को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पर पहला चीज़ मैं HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जो कि होगा HTTP क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू HTTP क्लाइंट। ठीक है, इतना होते ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं लिख देता हूँ वेयर रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अपने API को कॉल। यहाँ पर मैं कौन सी API कॉल कराऊंगा, अपनी पुट API। तो पुट एस जेसन एसिंक वाली को आपको कॉल करवाना है। उसके लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसके पैरामीटर्स के अंदर हमें पास कर देना है अपनी पहली चीज़ जो कि होगी API, और दूसरी चीज़ होगी हमारी पेलोड की वैल्यू। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को हमें पास करना है डॉट रिजल्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारी ये पेलोड यानी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो हमें यहाँ जहाँ पर चेंजेस किया होगा वो अपने ने यहाँ पर पास कर दिया है। और पहली चीज़ होगी यहाँ पर URL। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को पास करूँगा। उसके बाद अगर हमारी API सक्सेसफुली रन होगी इस सक्सेस स्टेटस कोड के साथ, तो हम फिर से रीडायरेक्ट टू एक्शन अपने इंडेक्स नाम के एक्शन की तरफ फिर से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमारी पुट वाली API कॉल हो जाएगी। तो पुट API को कॉल करवाने से पहले हमें उसे हमें क्रिएट भी तो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आ जाते हैं अपने API कंट्रोलर की तरफ और वहाँ पर आकर
यहाँ पर आते ही हम एडिट वाले एपीआई को क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम इस क्रिएट के नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पब्लिक IHTTP एक्शन रिजल्ट और एडिट, ठीक है। और उसके ऊपर कौन सी मेथड होने वाली है, तो HTTP पुट, ठीक है। और इसका राउट क्या होगा, तो राउट हम डिफाइन कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे कि API स्लैश कंट्रोलर का नाम जो कि है स्टूडेंट्स API कंट्रोलर स्लैश, और उसके बाद हमारी एडिट मेथड का नाम, ठीक है। अब एडिट मेथड के बाद हमें एडिट करवाने के लिए एक किसी भी रोल नंबर या आईडी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब आईडी की ज़रूरत पड़ती है। पर हमारे केस में हमारे पास रोल नंबर है, हम रोल नंबर पर से एडिट कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे पास कर देते हैं रोल नंबर, ठीक है। तो रोल नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एडिट मेथड है वो हिडन फॉर्म में हमें रोल नंबर भेज रहा है, तो हमें यही चीज़ रखनी रहती है, ठीक है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर इसे ही कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। तो इतना होते ही हमारी एडिट वाली एपीआई क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हम भेज रहे हैं रोल नंबर उसे लिख देना है। हमेशा याद रखना है ये और ये दोनों फील्ड हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट स्टूडेंट ये हमारे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर से डेटा आएगा, जो कि हमने हमारे कंट्रोलर में से यहाँ से भेजा है, जो कि ये है, ठीक है। ये वो स्टूडेंट रिक्वेस्ट और बॉडी वाला स्टूडेंट का डेटा। और उसके बाद वेयर एग्जिस्टिंग, मैं पहले चेक करूँगा कि अगर ये डेटा स्टूडेंट्स टेबल के अंदर है तो ही उस पर हम ऑपरेशन करेंगे अपडेट करवाने का, ठीक है। अगर वो डेटा होगा ही नहीं तो हम अपडेट कैसे करवाएंगे, तो उसके लिए पहले हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस सिंपल सी एक लिंक की क्वेरी लिख दी है db.student.find, उसमें रोल नंबर मैंने भेजा है, तो ये रोल नंबर अगर होगा तो उसे फैच करके हमें देगा, ठीक है। इफ एग्जिस्टिंग इक्वल्स टू नल हो, मतलब कि वो उस वैसा कोई डेटा है ही नहीं, तो हम उसे अपडेट कैसे करवा सकते हैं, तो उसके लिए हम नॉट फाउंड लिख देंगे, ठीक है, सिंपली। और अगर ऐसा डेटा होगा तो एग्जिस्टिंग के ईमेल के अंदर हम लिख देंगे स्टूडेंट का ईमेल, ठीक है। और ऐसे ही सेम मैं सबके लिए कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है कि अगर डेटा मिल गया, फाइंड हो गया, एग्जिस्टिंग है, तो उस डेटा के ईमेल के अंदर जो हमने अपडेट करके जो डेटा भेजा है वो वाला ईमेल जाना चाहिए। उसके मोबाइल नंबर के अंदर जो अपडेटेड मोबाइल है वो मोबाइल नंबर, और फिर जो उसके डेट ऑफ बर्थ के अंदर जो अपडेटेड वाला जो डेट ऑफ बर्थ है वो। और फिर यहाँ पर मैं फाइनली कर दूंगा db.save changes, ठीक है। और उसके बाद कर दूंगा रिटर्न ओके, ठीक है। और उसके अंदर भेज दूंगा एग्जिस्टिंग। अब ये क्या कि जो नया वाला अपडेटेड जो रिकॉर्ड है वो हो जाएगा, और यहाँ पर इस एपीआई के साथ वो सेंड होगा, ठीक है, वो पुट हो जाएगा, इस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है। अब क्या होगा कि वह रिज़ल्ट के अंदर डेटा आएगा अगर पुट होकर, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू आएगी और हम लिख देंगे कि हाँ इस सक्सेस स्टेटस कोड है, तो हम उससे इंडेक्स मेथड के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। पर उससे पहले हमें यहाँ पर हमारी एपीआई लिखनी पड़ेगी। एपीआई के लिए अब हमारे पास उसका पोर्ट और वो तो आ ही चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक तो सिंपली कर देंगे कॉपी, और यहाँ पर लाकर कर देंगे सबसे पहले पेस्ट, ठीक है। इतना कॉपी पेस्ट हो गया, तो इसके बाद वापस अपने एपीआई कंट्रोलर की तरफ जाएंगे। इसमें भी यहाँ से कॉपी करना शुरू करेंगे यहाँ तक, ठीक है। फिर बाद में हमें रोल नंबर भी
ये तो पूरा ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देना है। बट हमें रोल नंबर भेजना है या इस बार यहाँ से वहाँ पर एक्सेस करना है, इसलिए हम इस तरीके से लिखते हैं। बट यहाँ से हमें भेजना है, तो भेजना रहता है तो हम ऐसे करके यहाँ पर पीछे रोल नंबर कॉन्केट कराएंगे। तो रोल नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट डॉट रोल नंबर, जो कि हमें रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ही मिलेगा। ठीक है, तो हमारा रोल नंबर भी हमें मिल चुका है। इतना होते ही अब हम इसे करवा देंगे कॉल। तो उसके लिए हमें इसे रन करना पड़ेगा, तो रन करके देखते हैं। तो ये जैसे कि सौरव का रिकॉर्ड है, तो इसे मैं कर देता हूँ एडिट। तो एडिट पर देखिए सिर्फ 3 चीज़ों के लिए खुला है और इसके अंदर रिकॉर्ड्स भी आ चुके हैं। तो अब मैं सौरव की जगह पर यहाँ पर कर देता हूँ गौरव और इसे कर देता हूँ एडिट। तो आप देख सकते हो कि सौरव की जगह पर हो चुका है गौरव। तो ये हमारी एपीआई पुट एपीआई जो कि है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो इतना होते ही अब हम वापस से कर देंगे क्लोज, रनिंग मोड से बंद आ जाएंगे हम। तो हम आप देख सकते हो हमने पोस्ट और पुट दोनों एपीआई को अभी वर्क करवा के देखा। अब बढ़ते हैं अपनी गेट एपीआई की तरफ। तो गेट एपीआई की तरफ जाते ही तो हमें ऐसा कौन सा ऑपरेशन फैच करवाना है। मैं एक ऐसा ऑपरेशन क्रिएट करने वाला हूँ कि जिसमें मैं स्टूडेंट का नाम और कोर्स के नाम और क्लास के नाम पर से स्टूडेंट्स को फैच करवाऊँगा। तो उसके लिए मुझे एक पहले एक्शन बनाना पड़ेगा। आप बना सकते हो हर बार, नहीं तो आप यहीं से कॉपी कर दोगे तो भी चलेगा। मैं सिंपली क्रिएट वाले को कॉपी कर लेता हूँ। एक और चीज़, मुझे यहाँ पर स्टूडेंट व्यू मॉडल की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपली स्टूडेंट से वर्क किया। स्टूडेंट व्यू मॉडल की मुझे कब ज़रूरत पड़ेगी, जब मुझे अगर ये डेटाबेस ये ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अगर वैल्यू मुझे अगर डालनी हो या फैच करवानी हो, तो उस टाइम पे मुझे व्यू मॉडल की ज़रूरत थी। तो इसलिए मैंने वहाँ क्रिएट के अंदर स्टूडेंट व्यू मॉडल का यूज़ किया था। बट इसके अंदर मैंने उसका यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे उस पर वर्क ही नहीं करना था, उस पर कोई ऑपरेशन ही नहीं करना था। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट बाई कोर्स एंड क्लास, तो इसमें मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। क्यों, क्योंकि मुझे कोर्स का नाम और क्लास का नाम वो मुझे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करवाना है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट व्यू मॉडल की। तो इसीलिए मैंने उसे कॉपी पेस्ट किया है। यहाँ पर भी मैं इसका नाम सिंपली कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना होते ही हमें एक व्यू बनाना होगा। तो यहाँ पर राइट क्लिक कर कर इसी पर ऐड व्यू, ये सब आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो। बट नाम चेंज करोगे तो वो आपको यहाँ पर पास करना पड़ेगा, तो मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं यही रखूँगा, सीधा सिंपली ऐड कर देता हूँ। ऐड करते ही आपको पहला काम करना है अपने व्यू मॉडल को इंपोर्ट। तो उसके लिख देते हैं @model और अपने प्रोजेक्ट का नाम जो कि है api2 डॉट मॉडल्स डॉट स्टूडेंट व्यू मॉडल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें अपने फॉर्म को लेना होगा। आ जाते हैं क्रिएट की तरफ। मैं पूरा का पूरा फॉर्म कॉपी कर लूँगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसे कर लिया कॉपी। आ जाते हैं यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। ठीक है, इन चीज़ों का मुझे कोई काम नहीं है, मैं इसे कर देता हूँ रिमूव। वापस आ जाते हैं। अब हमें जो चीज़ों का काम नहीं है उसे रिमूव करेंगे। तो रोल नंबर का मुझे कोई काम नहीं है, मुझे नेम का भी कोई काम नहीं है, मुझे कोर्स वाले ड्रॉप डाउन का और क्लास वाले ड्रॉप डाउन का काम है। बाकी मुझे ईमेल का भी कोई काम नहीं है, मुझे मोबाइल नंबर और पास डेट ऑफ बर्थ का भी कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एपीआईज क्रिएट। एपीआईज में हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, तो अब इस फॉर्म को मैं करूँगा सबमिट। तो सबमिट करते ही ये वापस आ जाएगा अपने पोस्ट वाले कंट्रोलर की तरफ। पोस्ट वाले कंट्रोलर पर आया तो मैंने वापस वही सेम लॉजिक क्लास लिस्ट, और अगर वो कुछ आने में एरर वेरर हुई तो
जो ड्रॉप डाउन्स होंगे उनमें वैल्यू को फिर से पॉपुलेट कर दिया है। फिर उसके बाद वापस से अपने HTTP क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पर मुझे पोस्ट नहीं करना है, इस बार मुझे करना है गेट। तो मैं फिर से यहाँ पर पूरी API लिख देता हूँ, क्लाइंट डॉट गेट एसिंक, और उसके अंदर मैं सीधा डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा अपनी API को। उसके साथ हम कोई पेलोड पास नहीं करेंगे क्योंकि हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं करना है, और सीधा लिख दूंगा रिजल्ट। इतना काम आपको हमेशा पहले कर लेना है, फिर अपने API को लिखना है। फिर उसके बाद अगर फिर इसे हम हटा देंगे, हमें यहाँ पर सीधा अपने व्यू की तरफ जाना है, जो कि होगा SVM वाला। इस लाइन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले अपने API को क्रिएट करते ही अपने API को कॉल करेगा, गेट API को। तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने API कंट्रोलर की तरफ, ठीक है। और API कंट्रोलर की तरफ आकर यहाँ पर हम बना देंगे एक नई मेथड, ठीक है, जो कि होगी पब्लिक IHTTP एक्शन रिजल्ट, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा स्टूड बाय कोर्स एंड क्लास, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा ये जो API के मेथड का नाम और आप कंट्रोलर से जो मेथड का नाम कॉल करवा रहे हो वो सेम हो। देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक एक्स वहाँ पर एक्स्ट्रा लिख दिया था, यहाँ पर जगह कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसे कर देता हूँ बंद। अब ये API कौन सी तरीके की API है, ये गेट API है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HTTP गेट, ठीक है। और इसके लिए एक राउट भी डिफाइन कर दूंगा। राउट होगा कुछ इस प्रकार से, API स्लैश उसके बाद, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे API स्लैश हमारे कंट्रोलर का नाम जो कि है स्टूडेंट्स API स्लैश हमारे मेथड का नाम जो कि है ये, इसे पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास दो वैल्यू आने वाली है, एक होगी कोर्स और एक होगी क्लास। तो उसे हम यहाँ पर पैरामीटर के फॉर्म में भेज रहे हैं। अब ये स्ट्रिंग कोर्स और एक स्ट्रिंग क्लास, ये मैं आपको एक बताना भूल गया था, एक स्टेप जो कि मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। जो कि स्टेप ये था कि हम यहाँ पर मॉडल की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये अगर मॉडल की वैल्यू लिखेंगे तो वो जाकर डेटाबेस के अंदर स्टोर होगी, ठीक है, लेबल के अंदर नहीं, यहाँ पर। क्योंकि एक स्ट्रांगली टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर अगर लिखते तो ड्रॉप स्ट्रांगली टाइप्ड हो जाता है, ठीक है। तो फॉर आपको हटा देना है, और यहाँ पर सिंपल मैं एक वेरिएबल पास करूँगा जो कि होगा क्लास, और यहाँ पर भी कोर्स की जगह पर मैं पास करूँगा एक सिंपल स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। जब भी आपको डेटाबेस के अंदर अगर स्टोर करवाना हो कुछ भी चीज़ें, तो आपको इस तरीके से लिखना है, मॉडल डॉट स्टूडेंट डॉट जो भी आपको लिखना है उसे हम स्ट्रांगली टाइप कहते हैं। बट इस टाइम हमें डेटाबेस में स्टोर नहीं करवाना है, हमें सिर्फ फैच करवाना है, तो ये हमें टेम्पररी के लिए चाहिए रहेंगे। तो टेम्पररी चाहिए रहेंगे तो हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें होगी वो अपने URL के अंदर से हम गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे API कंट्रोलर की तरफ। तो ये हो गया, ये हम अपने पोस्ट API कंट्रोलर के साथ पास करेंगे, ठीक है। कहाँ गया हमारा पोस्ट API। तो इसमें जब भी हम URL को कॉल करवाएंगे तब मैं इसके साथ वो बाइंड करवा दूंगा उस कोर्स और उस क्लास को, ठीक है। तो उसके लिए पहले यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि हमारी API अधूरी रह गई थी। तो API के अंदर मैं लिख देता हूँ where data equals to db dot students
पर ट्रिपल एस आएगा, ठीक है। वेर डेटा इक्वल्स टू db डॉट स्टूडेंट्स डॉट वेर, ठीक है, जिसके अंदर ऐसे स्टूडेंट्स जिसका कोर्स इस कोर्स के इक्वल हो और जिसका क्लास इक्वल्स टू इस क्लास के इक्वल हो, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ सिंपल कर दूंगा रिटर्न ओके, और उसके अंदर भेज दूंगा ये डेटा, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये मैंने एक एपीआई बनाई है जो कि गेट एपीआई है, जिसके अंदर स्टूडेंट को मैं फैच करवा रहा हूँ कोर्स और क्लास नेम के अंदर से, ठीक है। तो उसके अंदर हमें हमारी ये यूआरएल है, अगर ये यूआरएल आएगी तो उसके साथ साथ हम एक कोर्स और क्लास को भी भेजेंगे उस यूआरएल को जब भी हमारे एपीआई को कॉल करेंगे। और इन कोर्स और क्लास को यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, और उसके बेसिस पर से मैं एक लिंक की क्वेरी लिख रहा हूँ कि db.student.where s इक्वल्स टू कोर्स जो कि हमने वहाँ से भेजा है सिलेक्ट करवा कर, और ये क्लास जो है मतलब ये जो क्लास है वो हमने जो वहाँ से फॉर्म में से भेजी है वो क्लास के बराबर, ठीक है। और उनको लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर कर मैं अपने रिस्पॉन्स के साथ भेज रहा हूँ। तो ये हमें रिस्पॉन्स कहाँ मिलेगा, जहाँ हम अपनी एपीआई को कॉल करवा रहे हैं, जो कि हमारा स्टूडेंट कंट्रोलर नॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर आ गए, अब हमारे एपीआई को कॉल करवाने का स्टेप आ चुका है। तो मैं कर लूँगा यहाँ से इस यूआरएल को कॉपी यहाँ तक, ठीक है। फिर वापस अपने एपीआई को कॉल करवाने की तरफ आ जाते हैं, फिर से स्लैश लिख कर हम कॉल करवाएंगे हमारे इस ही मेथड को कॉल। ध्यान रखिएगा ये और हमारे एपीआई के अंदर का ये हमेशा सिमिलर होना चाहिए, तभी वो एपीआई कॉल होगी, ठीक है। आ गए, अब हमने देखा था कि हम अपने एपीआई के अंदर कोर्स और क्लास को भी भेज रहे हैं, तो उसे हमें एम्बेड करवाना होगा हमारे इस यूआरएल के अंदर। तो स्लैश लिखते ही मैं यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ जो कि कॉन्केट करने के लिए यूज़ होता है, और लिख दूंगा यहाँ पर दो पैरामीटर जो कि होंगे स्ट्रिंग कोर्स कॉमा स्ट्रिंग। अब आप कहोगे कि ये दो पैरामीटर का क्या मतलब है, तो स्ट्रिंग कोर्स जो है वो हम अपने यहाँ से जो कोर्स भेज रहे हैं वो है ये कोर्स, और वहाँ पर जो कोर्स लिखा है वो सिमिलर होना चाहिए, और ये क्लास और यहाँ पर जो ये क्लास लिखी है वो दोनों सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आ रही है, ये चीज़ों को हम एक्सेस करेंगे और यहाँ पर भेजेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी कोर्स प्लस डबल कोट में स्लैश प्लस हमारे क्लास का नाम, ठीक है। ठीक है, और ये यहाँ पर भी एक्सेस करते हुए सेम ही लिखा है, हाँ ठीक है। ये दोनों का नाम भी यहाँ के जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। इतना होते ही हमारी एपीआई हो जाएगी कॉल और हमें मिलेगा एक रिस्पॉन्स, ठीक है। तो उस रिस्पॉन्स को पहले चेक कर लेंगे, ई स्टेटस कोड करेक्ट है, हाँ तो अंदर आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे वेर डेटा इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट res डॉट कॉन्टेंट डॉट रीड एज एसिंक। अब इस ये रीड एज एसिंक के अंदर मैं पास कर दूंगा लिस्ट, और लिस्ट के अंदर भेज दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और डॉट रिजल्ट, मैं इस लाइन का मतलब आपको समझाता हूँ कि ये क्या करेगा कि हमारे रिस्पॉन्स के साथ एक कुछ जो भी डेटा आया होगा, हमने यहाँ से रिस्पॉन्स भेजा है जो कि है एक डेटा, इसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आप जो भी तरह का डेटा भेजोगे आप यहाँ से, जैसे कि आपने एक लिस्ट तरह का डेटा भेजा है, तो यहाँ पर फैच करवाने के लिए भी मैंने लिखा है रीड एज एसिंक और इसके अंदर लिस्ट लिखा है, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट है वो आकर ये डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, स्टूड्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं इसको असाइन कर दूंगा, हमने जो अपने
व्यू मॉडल के अंदर जो ये स्टूडेंट की लिस्ट थी उसके अंदर मैं इसे असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेर नहीं, svm डॉट स्टूड लिस्ट इक्वल्स टू studs। अभी हमने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट व्यू मॉडल के साथ वर्क कर रहे हैं। हमारे पास डेटा भी कैसा आ रहा है, स्टूडेंट व्यू मॉडल टाइप का ही आ रहा है। यहाँ से अपने फॉर्म की तरफ से जैसे सबमिट पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, तो डेटा आ रहा है स्टूडेंट व्यू मॉडल टाइप का। उसे हमने फिर अपने svm डॉट स्टूड लिस्ट के अंदर जो भी डेटा हम स्टूडेंट्स के जो लिस्ट के फॉर्म में जो डेटा आ रहा है वो उस svm स्टूड लिस्ट के अंदर मैंने असाइन कर दिया है। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर भेज दिया है अपने व्यू के अंदर। फिर उस व्यू को मैंने कॉल करवा दिया है। उस व्यू के अंदर अभी मैंने कॉल करवाया, तो डेटा डिस्प्ले कैसे करवाएंगे, तो डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए इसी व्यू के अंदर जो हमारा स्टूडेंट कोर्स का व्यू था उसके अंदर नीचे में इंडेक्स के अंदर से पूरा टेबल ले लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब इस टेबल के अंदर अब हम हमारा मॉडल कौन सा है, स्टूडेंट व्यू मॉडल, तो डायरेक्ट तो हम नेम को एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट कोर्स, और यहाँ पर हमें डेटा लेना है स्टूड लिस्ट से। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसका फुल वर्किंग समझाता हूँ कैसे ये वर्क कर रहा है। सबसे पहले हमने एक मेथड बनाई कंट्रोलर के अंदर जो कि है स्टूड बाय कोर्स एंड क्लास। ठीक है, उसके अंदर मैंने उसके ड्रॉप डाउन को पॉपुलेट करने के लिए दो वैल्यू को बाइंड करवा के मैंने पास किया। तो फिर आ गए हम अपने व्यू के अंदर। व्यू के अंदर आते ही हमने अपने इन ड्रॉप डाउन को वहीं से जो से लिया था वही है, और उसके अंदर सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैंने कोर्स को डबल कोट के अंदर चेंज किया। क्यों, क्योंकि हमें डेटा स्टोर नहीं करवाना है। और इस ड्रॉप डाउन को मैंने फॉर हटाकर स्ट्रांगली टाइप से हटाकर लूजली टाइप बना दिया है। ठीक है, तो ये दोनों को फिर मैंने ऐसे किया। उसके बाद जब मैं इस बटन को हिट करूँगा तो एक पोस्ट मेथड कॉल होगी। तो फिर से आए अपने कंट्रोलर की तरफ, और इस बार हमारे ये पोस्ट वाली कॉल होगी मेथड। ठीक है, पोस्ट मेथड कॉल होते ही हम इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर हमारे पास इस बार तीन चीज़ें आएगी। एक सबसे पहला स्टूडेंट व्यू मॉडल जो कि हमारा मॉडल होता है वही हमेशा आता है फॉर्म के साथ, और दूसरा हमारे पास एक कोर्स भी आएगा और एक क्लास भी आएगा। ठीक है, जो हमने डबल कोट्स के फॉर्म से वहाँ से भेजा था, लूजली टाइप था इसलिए। फिर अगर कुछ भी तकलीफ आती है तो हमने फिर से इसे लोड किया था, नहीं तो हमारे एपीआई को कॉल करने के लिए HTTP क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया। फिर लिखा यहाँ पर वेयर res इक्वल्स टू क्लाइंट डॉट गेट एसिंक्रोनस लोकल होस्ट एपीआई, हमारी जो एपीआई को कॉल करवाया। और एपीआई को कॉल कराने के साथ साथ हमने दो वैल्यू को भी पास किया जो कि थी कोर्स और क्लास। ठीक है, तो अब ये एपीआई कॉल हुई, तो अब बढ़ते इस एपीआई की तरफ। एपीआई की तरफ आए, एपीआई के अंदर हमने चेक किया। सबसे पहले गेट है ये एपीआई वो असाइन किया, फिर उसके बाद राउट असाइन किया। राउट असाइन करने के लिए एपीआई हमें हमेशा स्टार्टिंग में लिखना ही पड़ता है स्मॉल में। उसके बाद हमारे एपीआई कंट्रोलर का नाम, उसके बाद उस कंट्रोलर की मेथड का नाम, हमेशा कंट्रोलर की मेथड का नाम और एपीआई कंट्रोलर की मेथड का नाम सेम रखना। उसके बाद हमने जो दो कोर्स और क्लास जो दो पैरामीटर पास किए थे यहाँ से यूआरएल पर से, कोर्स और क्लास, ठीक है, उसे हमने यहाँ पर एक्सेस कर लिए है और उसी को हमने यहाँ पर इस मेथड के अंदर यूज़ किए हैं। ठीक है, और इस मेथड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, db.students.where कोर्स पर से और क्लास पर से डेटा सिलेक्ट करवा रहा हूँ एक लिंक क्योंकि क्वेरी लिखकर, और उस डेटा को मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसे स्टैंड करते ही हम फिर से आ जाएंगे अपने कंट्रोलर की तरफ।
ये डेटा आकर इस RES में स्टोर हो जाएगा और देखेंगे कि अगर सक्सेस स्टेटस कोड है यानी कि 200 वाला ओके, तो उसके बाद अंदर आएगा और एक स्टूड्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैं जो भी उस हमने जो डेटा यहाँ से पास किया था API के अंदर से, वो डेटा को फिलहाल के लिए इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं उसे अपने व्यू मॉडल के स्टूड लिस्ट के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा व्यू मॉडल है। इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में ही बनाई थी स्टूड लिस्ट, जो कि लिस्ट के फॉर्मेट में स्टूडेंट होंगे, उसके अंदर असाइन कर रहा हूँ और उसके बाद उसी व्यू को SVM व्यू को मैं फिर से सेंड कर रहा हूँ। नहीं तो अगर डेटा नहीं आया तो सादा व्यू SVM जाएगा और टेबल के अंदर कुछ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ और अपने सादे कंट्रोलर की तरफ और इसे करते हैं रन। बट रन करने से पहले हमने इसे अपने लेआउट के अंदर असाइन ही नहीं किया है, तो उसको पहले लेआउट के अंदर असाइन करना पड़ेगा। शेड के अंदर जाकर layout.html में आते हैं, CSS HTML में, और यहाँ से इस कंट्रोलर को कर देते हैं पूरा का पूरा कॉपी और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पर पहली चीज़ हमें क्या डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करना है हमें इस मेथड का नाम जो कि है हमारी, सबको क्लोज कर देते हैं। हमारी मेथड का नाम है ये स्टूड बाय कोर्स एंड क्लास, और दूसरा पैरामीटर जो कि एक्चुअल मेथड होगी, आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हो क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले का काम करेगा। एक्चुअल मेथड ये है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे कंट्रोलर का नाम। ठीक है, और उसके बाद अब वापस आते हैं हमारे कंट्रोलर की तरफ और इसे कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। फिर आते हैं हमारे कोर्स एंड क्लास वाले व्यू की तरफ। अभी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हमारे कोर्स को जो कि होगा MCA, और क्लास सिलेक्ट करता हूँ SAM3। फिर दबाता हूँ इस पर हिट पर, तो आ गया है एक रिकॉर्ड। अब आप देख सकते हो कि हमारी API परफेक्टली वर्क कर रही है। और अगर आपको फिर से अगर चेक करना है कि API परफेक्टली वर्क कर रही है कि नहीं, तो आपको इसे कर लेना है कॉपी और यहाँ पर कर देना है पेस्ट, और उसके बाद पीछे आपको नॉर्मली आपके हिसाब से एम्बेड करवा देना है। मैंने पहला लिखा है कोर्स, तो कोर्स के अंदर MCA लिख देता हूँ और उसके बाद क्लास के अंदर लिख देता हूँ मैं SAM-3। इस API को मैं हिट करूँगा तो सॉरी कुछ एरर आ रही है, मुझे देखना पड़ेगा। वन मिनट। अच्छा हाँ, मैंने आगे HTTP एरर आई है, मैंने HTTP आगे असाइन नहीं किया है, तो उसके लिए मुझे यहाँ से HTTP://localhost भी तो लिखना होगा। तो यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इसे, इसे आते हैं अपने URL की तरफ और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं हिट मारूंगा अपने API को, तो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर आएगा API स्लैश, एक मिनट में आपको पूरा का पूरा ही बताता हूँ। आपको अपनी API को चेक करना है तो आ जाते हैं अपने कंट्रोलर की तरफ, और यहाँ से मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लूँगा API को यहाँ से यहाँ तक, और अपने ब्राउज़र के नए टैब में आकर जो API के लिए राउट है वो रखूँगा। देख सकते हो HTTP://localhost और वो सब API/student API/course by class, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा, पहला होगा
अपना कोर्स होगा MCA/SEM-3 और आप देख सकते हो कि जेसन फॉर्मेट में मुझे XML फॉर्मेट में डेटा डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बदलता हूँ SEM-3 की जगह पर कर देता हूँ SEM-1 तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वापस से SEM-3 डालता हूँ तो रिकॉर्ड आ रहा है और देख सकते हो आप यहाँ पर भी। यहाँ पर देख लेते हैं और किसके किसके रिकॉर्ड है। यहाँ पर MSC वाला भी एक रिकॉर्ड है तो मैं अपने API को फिर से यहाँ पर कॉल करवाऊँगा MSC वाला चेक करने के लिए। तो वापस इसी को कर लेता हूँ कॉपी, URL पे आकर कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पर लिख देता हूँ MSC/SEM-3। तो एक रिकॉर्ड मुझे मिल गया है। ठीक है, तो इतना होते ही हमारी API वर्क कर रही है, तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं गेट API के लिए। प्रोजेक्ट को रनिंग मोड से डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं करूँगा एक एक कंट्रोलर बनाऊँगा जिसमें मैं स्टूडेंट का डेटा फैच करूँगा उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, तो उसके लिए मैं फिर से इससे ही कर लेता हूँ पूरा का पूरा कॉपी यहाँ से यहाँ तक प्रोजेक्ट को और यहाँ पर आकर फिर से सिंपली कर देता हूँ पेस्ट। इस बार स्टूड बाई कोर्स एंड क्लास नहीं होगा, इस बार स्टूड बाई DOB होगा। ठीक है, और इस बार हमें व्यू मॉडल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सॉरी, व्यू मॉडल की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है क्योंकि हम यहाँ पर लिस्ट ऑफ डेटा फैच करवाएंगे स्टूडेंट के, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में बनाया है लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा को यूज़ करने के लिए, मतलब स्टोर करने के लिए स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म बनाना पड़ेगा हमें। राइट क्लिक कर ऐड व्यू, सीधा इसे कर लेंगे ऐड। इसके फोल्डिंग हो रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर कर लेंगे हमारे मॉडल को सिलेक्ट @model और कर देंगे स्टूड। प्रोजेक्ट का नाम है ट्यूट। इतना होते ही हमें अपने फॉर्म को क्रिएट कर लेना है। तो फॉर्म के लिए सिंपली आ जाते हैं क्रिएट वाले की तरफ। यहाँ से कर लेंगे अब हम कॉपी सारी चीज़ों को, इतना कॉपी करते ही हम यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के बाद हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बाकी चीज़ों को मैं रिमूव कर दूँगा, खाली डेट ऑफ बर्थ को रखूँगा। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा, पर हमें यहाँ पर इसे स्ट्रांगली टाइप्ड नहीं रखना है क्योंकि हमें डेटाबेस में वैल्यू स्टोर नहीं करवानी है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे भी DOB। तो आ जाते हैं हमारे स्टूडेंट कंट्रोलर की तरफ। फिर स्टूड बाई DOB ये यहाँ इसके बाद पोस्ट सबमिट होने के बाद यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद पहली चीज़ तो स्टूडेंट व्यू मॉडल ही रहेगी और दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाएगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में DOB। ठीक है, आई होप इतना तो आपको समझ आ रहा होगा। मैं इन सब चीज़ों को रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ है तो आप वापस रिवर्स कर बैक जाकर फिर से देख कर समझ सकते हो, रिपीटेडली देख सकते हो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आए। इसके बाद फ़िलहाल API को कॉल करवाना रहेगा। API को कॉल करवाने के लिए हमें API को फिर से क्रिएट करना रहेगा। तो उसके लिए हम लिखते हैं HTTP क्लाइंट, उसका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्लाइंट डॉट गेट इनसिंक्रोनस, अगर पोस्ट हो तो पोस्ट एज जेसन एसिंक। ठीक है, हमें डेटा फैच करवाना है, हमें गेट करवाना है, इसलिए हम गेट API का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, डॉट रिजल्ट इफ res डॉट इज सक्सेस स्टेटस कोड। फिलहाल के लिए ये सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। ठीक है,
एपीआई को में भी हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो इसको भी मैं इतना हटा देता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने एपीआई की तरफ। तो एपीआई की तरफ बढ़ने के लिए हमें एपीआई को क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए मैं हर बार लिखूँगा नहीं, इस बार सीधा का सीधा इसे कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर कर दूँगा सीधा पेस्ट। इस बार स्टोर बाई कोर्स एंड क्लास की जगह पर हमें डी भी रखना है, पर हमें यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। तो अच्छा, हमने यहाँ पे भी चेंजेस नहीं किए थे, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ये वाला नाम जो है वही ये होगा। फिर उसके बाद इसी को मैं कर लूँगा कॉपी, और अपने एपीआई कंट्रोलर के नाम अंदर भी हम यही नाम से बना देंगे अपनी एपीआई को, और यहाँ पर भी इसे कॉल करवाने के टाइम पर भी यही कर देंगे। इस बार यहाँ पर दो चीज़ें नहीं आएगी, सिर्फ एक ही चीज़ आएगी जो कि होगी डी ओ बी। तो मैं लिख देता हूँ डी ओ बी, ठीक है। और यहाँ पर भी कर दूँगा डी ओ बी। बाकी सारी चीज़ों को हटा दूँगा, रिमूव कर दूँगा। वेर डेटा स्टूडेंट्स db.student.var s.course इक्वल टू कोर्स, ये सब हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो मैं सिंपली लिख दूँगा s.top.value.toString, क्योंकि वो डेट के फॉर्मेट में होगी, इक्वल्स टू DOB, ठीक है। तो ये हमें मैचिंग डेट के हिसाब से सारे स्टूडेंट की वैल्यू ला कर देगी, और इस डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर देंगे। ये एक सिंपल सी लिंक की क्वेरी है। हमने सबसे पहले गेट को सेट किया इसके लिए, फिर एपीआई, स्टूडेंट्स एपीआई के अंदर हमारे मेथड का नाम, और एक डीओबी जो कि हम स्ट्रिंग वैल्यू वहाँ से पास करें अपने फॉर्म पर से, ठीक है। वो आ रही है, यहाँ पर मिल रही है। फिर उसके बाद हम इसको ओके के साथ भेज रहे हैं अपने स्टेटस कोड के साथ। तो आ जाते हैं फिर से हमारे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर। उसके अंदर स्टूड बाई डीओबी, स्टूडेंट भी मॉडल एसवीएम स्ट्रिंग डीओबी एचटीटीपी क्लाइंट, क्लाइंट का ऑब्जेक्ट बनाया, क्लाइंट पर से हमने एपीआई को कॉल करवाया। इस बार हमारे स्टूडेंट्स एपीआई के अंदर मेथड का नाम डिफरेंट है, जो कि यही वाला है। इसे कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट, और उसके साथ हमें एक चीज़ एम्बेड करके भेजनी है, प्लस स्ट्रिंग डीओबी, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर फैच हुई है। ये डीओबी आ कहाँ से रही है, हमारे फॉर्म के अंदर से, ये वाली डीओबी। अच्छा, यहाँ पर स्ट्रांगली टाइप की एरर आ रही है, तो एडिटर फॉर पर से एडिटर ही रखेंगे, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पर, हमारे पास DOB आ गया है, ठीक है। उसके बाद ये हमें एक रिज़ल्ट ला कर देगा। तो अब हम इस रिज़ल्ट को किसी के अंदर स्टोर करवाएंगे, इक्वल्स टू res डॉट content डॉट रीड एज एसिंक, ठीक है। रीड करवाना है उसके अंदर से, किस तरह का कंटेंट होगा वो होने वाला है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट वाला, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स की लिस्ट आने वाली है, डॉट रिजल्ट, ठीक है। इतना होते ही आपका डेटा जो भी होगा यहाँ से हमने सेंड किया है, जो कि ये है, वो आकर यहाँ पर फैच हो जाएगा। फैच होते ही हम इसे अपने SVM के स्टूड लिस्ट के अंदर असाइन कर देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू डेटा। और उस SVM को मैंने फिर से सेंड कर दिया है अपने व्यू की तरफ। अगर फैच नहीं हुआ होगा कोई भी डेटा तो नॉर्मल जाएगा, और वो अभी हमें इस डेटा को हमने अपने फिर से व्यू मॉडल की तरफ भेज दिया अपने व्यू के अंदर, तो उसे हमें डिस्प्ले भी तो करवाना रहेगा। तो यहाँ पर आकर फिर से हम सिंपली इंडेक्स का जो टेबल है वो कॉपी कर लेंगे। तो फिर से आ जाते हैं अपने इंडेक्स के अंदर। इंडेक्स के अंदर यहाँ से टेबल कॉपी करेंगे पूरा का पूरा, बिना कोई चेंजेस के साथ, और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये हमारा एक टेबल हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट हम नेम को एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट डॉट नेम, क्योंकि हमारे व्यू मॉडल के अंदर डायरेक्ट नेम को एक्सेस करने के लिए कोई फील्ड नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, यहाँ पर भी पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पर कर दूंगा मैं स्टूड लिस्ट, ठीक है।
तो अब आप देख सकते हो हमारा काम पूरा रेडी हो चुका है। अभी हमें इसे लिस्ट करना होगा अपने लेआउट के अंदर, ठीक है। इन सबको मैं क्लोज कर देता हूँ, अपने लेआउट की तरफ बढ़ता हूँ। सिंपली मैं इसे करता हूँ कॉपी, यहाँ पर करता हूँ पेस्ट, यहाँ पर स्टूड बाय डीओबी कर लेता हूँ। ये हमारी एक्चुअल मेथड का नाम होगा और अपने कंट्रोलर का नाम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इतना होते ही अब आते हैं हमारे मेन कंट्रोलर की तरफ और कर देते हैं प्रोजेक्ट को रन और चेक करते हैं क्या हमारी एपीआई वर्क कर रही है कि नहीं। ठीक है, इतना होते ही अब देखते हैं स्टूड बाई डीओबी। तो डीओबी के अंदर से उसके लिए मेरे को कोई एक डेट देखनी पड़ेगी। तो डेट देख लेता हूँ 05/05/2002। तो आ जाते हैं यहाँ पर 05 05 और कर देता हूँ सर्च। क्या हो रहा है फिर से देखते हैं। डेटा फैच नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ आ रही है, चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। देखते हैं फिर से 2002 देख लेते हैं किसी स्टूडेंट का एक बार फिर से रिकॉर्ड। 2002 0702 डालकर 2002-07-02 पर कर लेते हैं सर्च और डेटा आ रहा है, ठीक है। तो एपीआई अपनी परफेक्टली वर्क कर रही है। अगर आपको फिर से चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं इस एपीआई को, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हम सिंपली अपनी एपीआई को कॉपी पेस्ट करेंगे। तो हमारी एपीआई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, कंट्रोल सी, ब्राउज़र में कर लूँगा पेस्ट /2002/07/02, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि डेटा मेरे पास आ चुका है जो कि सौरव है, और ठीक है। तो इसी तरह आपकी एपीआई वर्क कर लिया, आप ऐसे टेस्ट कर कर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर स्टॉप करूँगा। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट भी कर लेता हूँ बंद। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर पुट एपीआई, पोस्ट एपीआई और गेट एपीआई तीनों पर वर्क कंप्लीट किया है। तो आप इस वीडियो को फिर से रिपीटेडली देखें ताकि आपको समझ आए पूरा फ्लो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम अपने कंट्रोलर के अंदर मेथड को डिफाइन करते हैं जो कि गेट मेथड होगी। फिर उसके बाद अगर फॉर्म सबमिट करते हैं तो पोस्ट से फिर से वो हम एक पोस्ट मेथड भी बनाएंगे साथ में। फिर उसके अंदर से हम अपनी एपीआई को कॉल करेंगे, जो कि गेट हो तो गेट एज एसिंग, पुट हो तो पुट जेसन एज एसिंग, और पोस्ट हो तो पोस्ट जेसन एज एसिंग। ऐसे करके हम अपनी एपीआई को भी कॉल करते हैं। फिर उसके बाद हम अपना जो भी रिज़ल्ट होगा उसे अगर डिस्प्ले करवाना है तो उसे व्यू मॉडल के साथ बाइंड करके डिस्प्ले करवाते हैं, और अगर खाली एडिट या क्रिएशन अपने को परफॉर्म करना हो तो हम सादा परफॉर्म करते हैं। और ये आपको डिसाइड करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको इसे व्यू मॉडल के साथ बाइंड करना है या नहीं। अगर बाइंड करने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको व्यू मॉडल के साथ बाइंड करना है, नहीं तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़े तो आप उसके साथ नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। तो बने रहिए, लाइक करें, कमेंट करें वीडियो को, ठीक है।